नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी मनुस्मृति स्वाध्याय की अगली कक्षा में। इस कक्षा में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं किस प्रकार से हमने शत्रु से कैसे निजात पाएं, शत्रु के साथ में किस प्रकार से संधि करें, कब उसके ऊपर चढ़ाई करें, इन सब विषयों के ऊपर हमने बात की थी। हमने उससे पहले बताया था कि किस प्रकार से 72 प्रकार के अलग अलग शत्रु होते हैं और कभी भी अपनी सीमा से सटे हुए देश को अपना मित्र न माने, बल्कि उसकी सीमा से सटे हुए दूसरे देश को अपना मित्र मान सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान हमारा शत्रु है, लेकिन उसकी सीमा से सटा हुआ अफगानिस्तान वो हमारा मित्र है। और हमने आपको बताया था कि आसनम चैव यानम च संधिम विग्रहम एव च, अर्थात ये जो 5 प्रकार थे यह किस किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये किस किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, इन सब के ऊपर हमने बात की थी। अब आज का जो वीडियो है, आज की जो कक्षा है, उसमें हम आगे के श्लोकों को सुनेंगे। अभी तक हमने संश्रय का जो समय था उसके ऊपर बात की थी और यह मनुस्मृति के हिसाब से 174 नंबर श्लोक था और विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से 139 नंबर का श्लोक था। अब हम 175वां श्लोक सुनते हैं कि मनु महाराज क्या कहते हैं। निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिबलस्य च उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा। दोस्तों, मनु महाराज कह रहे हैं कि जो प्रजा और अपनी सेना और शत्रु के बल का निग्रह करे, अर्थात उसको रोक दे, उसकी सब यत्नों से गुरु के सदृश्य नित्य सेवा किया करे। अर्थात जो अपनी जो प्रजा है और जो अपनी सेना है वो जो शत्रु के बल का पूरी तरीके से निग्रह कर दे और उसको रोक दे, राजा उसको गुरु के समान ही उसकी सेवा किया करे। अब जिस प्रकार से अब पाकिस्तान की जब बात आई थी तो महाराष्ट्र के लोगों ने तुरंत मना कर दी थी कि हम चाहे अपने टमाटरों को सड़कों पर फेंके, चाहे जानवरों को खिलाएं, लेकिन हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। जिस प्रकार से चाइना के साथ में झगड़ा हुआ तो एकदम से सब लोगों ने कह दिया कि हम चाइनीज एप्लीकेशंस हो, चाहे वहाँ के जितने भी इक्विपमेंट्स, हम उन सबका यूज़ नहीं करेंगे, हम इन सबका बहिष्कार कर देंगे। तो ऐसे समय में हमारे राजा की क्या उनके कर्तव्य बनते हैं कि जो हमारी प्रजा है, जो इस प्रकार के कार्य करती है, उसको अपने गुरु के सदृश्य ही मान करके उसकी नित्य सेवा किया करे। अर्थात इसमें यह भी कहा जा सकता है कि यदि प्रजा राजा का सहयोग करती है उसके शत्रुओं को हराने के हेतु, तो वो राजा भी उस प्रजा का सम्मान ही करे। लेकिन इसके विपरीत यदि प्रजा विदेशियों का साथ दे, दुश्मनों का साथ दे, तो ऐसे में ऐसी प्रजा का और ऐसे लोगों का तुरंत ही दमन करे, क्योंकि जो हमारी प्रजा है वो जब शत्रु का साथ देगी तो उससे जो प्रजा है हमारी, उसको हानि पहुंच सकती है। ऐसे में यह नियम भी सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक है। हम बार बार कहते हैं इस बात को कि मनुस्मृति को तो केवल बदनाम किया गया है, अन्यथा इसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं उनको पढ़ने के बाद में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो सकता है। अब हम मनुस्मृति के 176वें श्लोक पर चलते हैं, जो कि विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से 141वां श्लोक है। मनु महाराज क्या कहना चाहते हैं, श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। यदि तत्रापि संपश्येत् दोषं संश्रये कारितम् सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशंक समाचरेत्। मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कहते हैं कि संश्रय कारितम यदि तत्र अपि दोषम संशयेत, अर्थात जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे अगर उसको मिले तो वहां पर भी अच्छे प्रकार से युद्ध ही को निशंक होकर के करे, फिर भी अर्थात सिद्धांतों के साथ में समझौता ना करे। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति को कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ में समझौता
नहीं करना चाहिए, वहाँ पर भी यदि उसको कोई दोष दिखाई दे तो उसके विषय में भी खुल करके बोले। ऐसा बिल्कुल ना प्रतीत हो कि आप उसके आश्रय में हैं और उसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इसको हम खिलाफ बोलना नहीं बल्कि इसको समीक्षा कह सकते हैं। अब अगले श्लोक में चलते हैं कि मनु महाराज 177वें श्लोक मनुस्मृति के हिसाब से और विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से 142वें श्लोक में क्या कहते हैं। सर्वोपायैस्तथा कुर्यात् नीतिज्ञः पृथिवीपतिः यथा स्याभ्यधिका न स्युर्मित्रो दासेन शत्रवः। मित्रों, इस श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि नीति का जानने वाला पृथ्वीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन, तटस्थ और शत्रु जो हमने पहले बताए थे उसके जिसके अधिक ना हो, ऐसे सब उपायों से ही वर्ते। अर्थात अभी तक हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारे मित्र भी होते हैं, कुछ उदासीन शत्रु भी होते हैं और कुछ जो खरे शत्रु ही होते हैं। ऐसे अधिक ना ही बढ़ें, इस प्रकार के उपाय करने चाहिए, जिसको कि हम आजकल कूटनीति कहते हैं। जैसे कि चाइना ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, इन सब देशों ने भारत पर रह रह करके आक्रमण किए हैं, लेकिन हमारी सरकारों ने हमेशा ही ईंट का जवाब पत्थर से ना दे करके बल्कि बातचीत से देने की प्रस्ताव जो थे वो हर बार रखे। इस प्रकार मनु महाराज इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप अपने हर शत्रु का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से ही दें, गोली का जवाब गोले से ही दें। यह जरूर है कि बीच में आपको जितनी बातचीत कर सकें उस बातचीत को करना चाहिए, अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। अथवा जब वो प्रयास ना ही हो रहा हो तब चाहे भले ही आप उस पर अटैक करें, चाहे किस प्रकार से भी। जो आपको पहले भी हमने बताए हैं कि युद्ध के कितने प्रकार हैं, आक्रमण करने के कितने प्रकार हैं, संधियों के कितने प्रकार हैं, इन सब के ऊपर हम बात कर चुके हैं। वो बाद में करें, लेकिन पहले सोचे कि हमारे शत्रु ही ना बने। आप भी अपने जीवन में हमेशा इस बात को सोच करके चलिए कि हमारे कम से कम शत्रु बने, अधिक से अधिक मित्र बने। उन मित्रों की सहायता से ही हम अपने जीवन को अच्छे से गुजार सकते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे भी कहेंगे कि आपने तो अधिकतर मित्र नहीं बनाए, आप तो बात ही नहीं करते हैं, बल्कि शत्रु अधिक पैदा कर लिए हैं। कुछ समयों में, कुछ आधारों में ऐसा देखा जाता है, ऐसा देखा जाता भी रहा है कि जब आमूल चूल परिवर्तन का समय आता है, उस समय पर आप ये जो जितने भी मर्यादा हैं, कहते हैं कि जब हमारा अंत आ रहा हो उस समय पर मर्यादाएं नहीं होती हैं। मर्यादा यही है कि सर्वाधिक मित्र हों, दुश्मन ना कोई भी हो। लेकिन वो दुश्मन कौन है? यदि किसी को लगता भी है कि अंकुर दुश्मनी लेता है तो वो दुश्मनी कैसी और कौन? यदि सत्य बोलने से कोई दुश्मन बनता है तो उसके चरित्र पर स्वयं ही उंगली उठ जाती है कि यह सत्य बोलने के बावजूद भी क्यों बौखला रहा है। तो इस कारण से भी समझ सकते हैं। अब हम अगले श्लोक में चलते हैं। मनु महाराज ने इसको श्लोक के माध्यम से कैसे बताया, उसको सुनते हैं। आयत्यं सर्वकार्याणां तदा त्वं च विचारयेत् अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः। मनु महाराज कहते हैं कि सब कार्यों का वर्तमान में कर्तव्य और भविष्य में जो जो कुछ करना चाहिए और जो जो काम हम कर चुके हैं उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचार करें, पश्चात दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करें। यह बहुत सुंदर बात है और जिसके ऊपर मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि इसके ऊपर मैं पूरी तरीके से खरा उतर सकूं। सब कार्यों का वर्तमान में हम उसके कर्तव्य और भविष्य में जो जो कुछ भी करना है, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग्स, जो हमारे अभी के बनाए हुए ब्लूप्रिंट्स हैं, उन सब पर कार्य करना चाहिए। इन सब पर जो जो काम हम कर चुके हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उन सब के यथार्थता से
दोष भी देखिए और गुण भी देखिए। यथार्थ यानी कि प्रैक्टिकली, इसमें कहा गया है तत्वतः गुण दोषो विचार्ये। तत्वतः कहते हैं प्रैक्टिकली किसी भी चीज को देखना, गुण दोषों का विचार करें, तत्पश्चात दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करें। मुझे कई बार ऐसा, मैंने कई बार सुना है, आर्य समाज के विषय में तो कई बार सुना है कि जो मूर्ति पूजक समाज है वो आर्य समाज की ओर इंगित करते हुए, मैंने अभी भी रिसेंट में कुछ वीडियोस देखे, तो वो कहते हैं भक्ति भाव को आर्य समाज नहीं समझता है, इस चीज़ को नहीं समझता है, उस चीज़ को नहीं समझता है। मैंने कई बार भी पूछा है कि मेरे सामने भी इस तरीके की बातें आती हैं कि इन लोगों के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ बोलिए, लेकिन मैं अक्सर नहीं बोलता हूँ। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हम तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका जो आघात है वैदिक परंपरा के ऊपर, जो आर्ष परंपरा है उसके ऊपर, इन लोगों के अनाप शनाप जो आघात हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब मनु महाराज की यदि हम बात सुने तो मनु महाराज प्रथम पुरुष जिन्होंने विधान दिया, संविधान दिया। हम 7वें अध्याय के 175वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं मनुस्मृति के हिसाब से, और विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से हम 7वें अध्याय के 143वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं। यहां कहीं पर भी मंदिर में घंटा वादन, आरती, विग्रह पूजा, मूर्ति पूजा, सेवा, भक्ति भाव, इन सब का कोई वर्णन नहीं आया है, बल्कि यज्ञ याग आदि करना ऐसा हमेशा ही बताया गया है। ध्यानोपासना करना बताया गया है, प्राणायाम करना बताया गया है, अपनी आत्मिक शुद्धि के लिए अपने गुण दोषों के विषय में सोचना ये भी बताया गया है। यहां पर क्या कहा गया है, तत्वतः गुण दोषो विचार्येत, अर्थात व्यक्ति को प्रैक्टिकली अपने गुण दोषों का विचार करना चाहिए। तत्पश्चात दोषों के निवारण के ऊपर काम करें और गुणों में किस प्रकार से हम स्टेबिलिटी ला सकें उसके ऊपर यत्न करना चाहिए। कितनी अच्छी और जबरदस्त बात है। मैं चाहता हूं आप किसी भी परंपरा से संबंध क्यों ना रखते हो, आप भले ही मनुस्मृति के पेजेस चौक चौराहे पर क्यों ना जलाते हो, आप भले इस्लामिक हो, ईसाइयत से संबंध रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकली यदि आप नहीं सोचेंगे किसी चीज को तो ये आपका खुद का सत्यानाश हो सकता है। इसलिए हमें हर चीज को प्रैक्टिकली सोचना समझना चाहिए, गुण दोषों के ऊपर विचार करना चाहिए, अपने गुणों को किस प्रकार से संभाल करके रखें उस पर विचार करना चाहिए, और किस प्रकार से अपने दोषों का निवारण कर सकते हैं उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। अब हम अगले श्लोक में बढ़ते हैं। मनु महाराज क्या कहते हैं, आयत्यां गुण दोषज्जः तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः अतीते कार्यशेषज्जः शत्रुभिर्नाभिभूयते। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कहते हैं कि जो राजा भविष्यत अर्थात आगे करने वाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता, वर्तमान में तुरंत निश्चय का करता और किए हुए कार्यों में शेष कर्तव्य को जानता है, वह शत्रुओं से पराजित कभी भी नहीं होता है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी फ्यूचर प्लानिंग के साथ चलता है, जो उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके चलता है, उसके अंदर बिना कोई आग्रह किए अर्थात बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचते हुए, जहां उसकी खुद की कमी है उसको स्वीकार करते हुए, जहां दूसरे में गुण है, दूसरे में गुरुता है, उसको स्वीकार करते हुए जो व्यक्ति बढ़ता है, जो ऐसा राजा बढ़ता है, वह शत्रुओं से पराजित कभी भी नहीं होता है। यहां तक हमने जाना कि किस प्रकार से हम अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं, किस प्रकार से फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए और किस प्रकार से हमको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। इससे आगे हम राजनीति का निष्कर्ष करेंगे अगली कक्षा में। आप इस कक्षा को यदि ये पसंद आए सबके साथ में स्प्रेड कीजिए। बहुत ही प्रैक्टिकली जमीन पर टिकी हुई बातचीत करने वाले मनु महाराज को हमारा शत शत नमन। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कृण्वन्तो विश्वमार्यम।